नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे बीएसएनएल की और 5G नेटवर्क के लॉन्च की। 5G नेटवर्क इंटरनेट की स्पीड को इतना बढ़ा देगा कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में काम जो है वो 80% तक आसान हो जाएंगे। इंटरनेट की स्पीड से जुड़ी सभी समस्याएं यूं कहें कि छू मंतर हो जाएगी। अब शायद आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर बफरिंग या गोल गोल चक्कर काटते नेटवर्क के साइन भी देखने को नहीं मिले। 5G सर्विस का मतलब ही है इंटरनेट की स्पीड। 5G इंटरनेट नेटवर्क मतलब 5वें जनरेशन की स्पीड के साथ इंटरनेट सेवा। जिस सेवा के लॉन्च होने की खुशखबरी आज प्राइवेट ऑपरेटर के चेहरों पर और आम लोगों के चेहरों पर देखी जा सकती है, लेकिन इस सेवा के लॉन्च होने से बीएसएनएल, जो कि देश की पहली मोबाइल सेवा प्रदान करने वाली देसी कंपनी है, वो मौन है। 5वीं पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के इंटरनेट स्पीड जो सब कुछ बदल कर रख देगी, उस स्पीड से बीएसएनएल फिलहाल शामिल उसमें नहीं हो रही है। हालांकि टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह आश्वासन जरूर दिया है कि अगले साल बीएसएनएल भी 5G स्पेक्ट्रम लॉन्च कर देगी। अगस्त तक का टाइम रखा गया है, लेकिन जब तक यह शुरू नहीं हो जाता तब तक संशय बना ही रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि और यह भी बताएंगे साथ में चर्चा में कि 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से हमारा जीवन कितना बदल जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सर्विस सेक्टर को कितना फायदा होगा, सुदूर गांव तक इंटरनेट सेवा के पहुंचने से सरकार की योजनाओं को समाज के आखिरी पायदान तक पहुंचाने में 5G नेटवर्क किस तरीके से वरदान साबित होगा, यह भी हम बात करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे आपको कि 5G सेवा लॉन्च तो हो गई है, सुविधाएं भी मिलने लगेगी, मनचाही स्पीड भी मिलने लगेगी, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या 5G की स्पीड जेब पर भारी पड़ने वाली है? क्या कीमत को नियंत्रित करने के लिए बीएसएनएल का मैदान में आना जरूरी है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन देखते हैं रिपोर्ट। मोबाइल नेटवर्क का 1G से 5G तक का सफर। 1G 1980 में देश में सबसे पहला इंटरनेट सेवा 1G सर्विस की शुरुआत की गई। 1G सर्विस एनालॉग रेडियो सिग्नल पर आधारित थी, जो सिर्फ वॉइस कॉल को ही सपोर्ट करती थी। 2G 1980 के दशक में देश में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया, जो डिजिटल रेडियो सिग्नल पर बेस्ड थी। 2G सर्विस 64 kbps बैंड सपोर्ट करता था। यह सर्विस वॉइस कॉल और डेटा सपोर्ट करती थी। 3G इसके बाद 2000 के दशक में 3G सर्विस की शुरुआत की गई। 3G सर्विस में इंटरनेट की स्पीड 1 Mbps से 2 Mbps की थी, जिसके जरिए लोग डिजिटल वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते थे। 4G 2009 में 4G सर्विस लॉन्च किया गया। 4G सर्विस में 100 Mbps से 1 Gbps की इंटरनेट स्पीड दी जा रही है। 5G 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G इंटरनेट सेवा की आधिकारिक शुरुआत कर दी। 5G सर्विस में मौजूदा 4G सर्विस के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट सेवा देने वाली है। 5G सर्विस की शुरुआत के बाद 2 GB की एक मूवी 25 सेकंड से भी कम समय में डाउनलोड की जाएगी। इस सर्विस से ड्राइवर के बिना चलाई जाने वाली मेट्रो और गाड़ियों का संचालन आसानी से हो जाएगा। 5G सर्विस की मदद से होटल एंड हॉस्पिटैलिटी में रोबोट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ेगा। 5G सर्विस की शुरुआत एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मौसम से जुड़ी जानकारियों को आसानी से किसानों तक पहुंचाई जा सकेगी। 5G सर्विस से ड्रोन का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा। वीडियो और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में 5G के आने से बड़े बदलाव होंगे। 5G सर्विस में एक समय में कई कंप्यूटरों को एक साथ आसानी से कनेक्ट किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो 5G के फायदे बहुत हैं, लेकिन इस 5G के मैदान में जो प्राइवेट प्लेयर अभी हैं, उन प्राइवेट प्लेयर को नियंत्रित करने के लिए, उनकी मनमानी को रोकने के लिए एक सरकारी प्लेयर का होना जरूरी है। और बीएसएनएल पहले थी तो बहुत सारी चीजें नियंत्रित होती, लेकिन धीरे धीरे बीएसएनएल ने दम तोड़ दिया। लेकिन अश्विनी वैष्णव जो कि टेलीकॉम मंत्री भी है, उन्होंने कहा है कि अगले साल अगस्त तक बीएसएनएल भी 5G लॉन्च कर देगी। क्या कहा था उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। फेज 1 में 6 महीने में कम से कम 200 से ज्यादा शहरों में 5G सर्विसेज अवेलेबल होगी। न केवल शहरों में बल्कि कस्बों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 5G की सर्विसेज उपलब्ध होगी। कोशिश ये रहेगी कि आगामी 2 वर्षों में देश का करीब 80-90% एरियाज में 5G सर्विसेज हो। साथ ही साथ बीएसएनएल भी अगले वर्ष भारत का निर्मित आत्मनिर्भर भारत की पहचान अगले वर्ष के 15 अगस्त के आसपास के पीरियड में बीएसएनएल भी 5G सर्विसेज स्टार्ट करें। तो ये जो जितनी आज 5G सेवाएं शुरू हुई, उसमें मुझे सबसे अच्छी खबर, सबसे अच्छी बात जो लगी कि अगस्त में 5G सर्विस में बीएसएनएल भी लॉन्च करेगी। और ये खबर अगर मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि शायद इस पे प्रोग्राम किया जा सकता है। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए। वानिया आर्या जो कि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ी है। इसके अलावा वसी अहमद जी हैं जो कि बीएसएनएल में इंजीनियर हैं और इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है, ऑफिसर्स एसोसिएशन, उसके जनरल सेक्रेटरी भी हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं वसी अहमद साहब से करना चाहूँगा। वसी साहब, जिस तरीके से ये चीजें चल रही है, सब कोई स्वागत कर रहा है 5G के लॉन्च होने का। मैं भी स्वागत कर रहा हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में भी बदलाव आएगा। हालांकि मेरे पॉकेट से पैसे भी जाएंगे, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन सुविधाएं बढ़ेगी और सुविधाएं अगर आपको लेना है तो आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, ये बात तो सही है। लेकिन ये पैसा जो खर्चा जाएगा या कंपनी जो चार्ज करेगी, उसकी कीमत की कसौटी क्या होगी, कीमत तय कैसे होगी? क्या ये एक शुरुआत में जिस तरीके से हम लोग देखते थे कि मोबाइल में इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, आउटगोइंग के तो लगते ही थे, इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, लेकिन जब बीएसएनएल मैदान में आया तो सबसे पहले क्या हुआ कि इनकमिंग फ्री कर दिया गया और जो आउटगोइंग है उसको घटा करके 1.5 रुपया तक सीमित कर दिया, जो कि 20, 22, 35 रुपये तक जो हमने देखा था, 35 रुपये तक आउटगोइंग कॉल था हमारे टाइम में, और इनकमिंग पे 18 से 15 रुपये तक हमने दिए हुए हैं, जो उस समय जो लॉन्च हुई थी तब उस समय का। लेकिन बीएसएनएल के आने से सारी चीजें नियंत्रित हुई थी और टेलीकॉम कंपनियों ने जो है प्राइस को जो है वैसा रखा था जो आम आदमी की पहुंच तक थी। लेकिन क्या आपको लगता है इस खेल से, जिस तरीके से बीएसएनएल को अभी बाहर रखा गया है, 1 साल का पीरियड, 1 साल नहीं है कि 8 महीने 9 महीने का फर्क है, क्या आपको लगता है कि बीएसएनएल अगर इस मैदान में नहीं आया तो इस पीरियड में प्राइवेट कंपनियां जो कि अभी ही अपना चार्ज बढ़ाना शुरू कर दिया है 5G के लिए, आपको पूरी तरीके से जेब जो है भारी करनी पड़ेगी, जेब आपकी खाली हो जाएगी? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जी। आपने इस मुद्दे को उठाया और ये तो तय बात है कि एक पब्लिक सेक्टर का किसी भी फील्ड में होना एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह देखा जाता है जी। टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह से चीजें बदल रही हैं और जैसा पहले आपने अभी बताया कि इनकमिंग के भी पैसे लगते थे, बीएसएनएल का जल्द से जल्द 5G लॉन्च करना कंज्यूमर के लिए और जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ताकि एक प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म डेवलप किया जा सके। हालांकि सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है बीएसएनएल को आगे बढ़ाने की, लेकिन अभी बहुत दूर तक जाना है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो बीएसएनएल 5G तो दूर, लेकिन अभी हम 4G पे भी लॉन्च नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल। और उसका विशेष कारण ये रहा है कि हमारे देश की एक नीति थी कि हम एक मेक इन इंडिया कंसेप्ट टेलीकॉम सेक्टर में भी लेके आए, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि मेक इन इंडिया से आत्मनिर्भर भारत बनाना, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बीएसएनएल ने कदम कसा है। सरकार इसका साथ दे रही है और जितना जल्दी हो सके, जैसे टीसीएस तेजस के साथ हम आत्मनिर्भर भारत के 4G की तरफ बढ़ रहे हैं, तो पहले तो है कि 4G जल्द से जल्द बीएसएनएल लॉन्च करे और जो उसका कोर है दैट विल सपोर्ट 5G ऑल्सो। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अगस्त तक हम लेके आएंगे, तो उसकी कड़ी में सबसे पहले जरूरी है कि हम 4G लेके आए। और जैसा आपने अभी बताया कि मार्केट को बैलेंसिंग करने के लिए एक बीएसएनएल का रहना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। एक चीज और मैं वसी साहब जानना चाहूंगा कि बीएसएनएल जब लॉन्च हुआ था, जब सिम पहली बार इसकी आई, तो मुझे याद है कि बीएसएनएल का सिम लेने के लिए किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर तक लाइन लगती थी बीएसएनएल के ऑफिस में, और उन बीएसएनएल का सिम लेना जो है अपने आप में एक दुरूह कार्य माना जाता था। लोग
पैरवी करते थे, टेलीकॉम अधिकारियों के हाथ जोड़ते थे, भैया एक सिम दिलवा दो मुझे। अब क्या है जी कि सिम लेने वाला तो दूर, मतलब उसको देखने वाला कोई नहीं है। और धीरे धीरे बीएसएनएल जिस तरीके से गर्त में डूबता चला गया, जिस तरीके से घाटे में डूबता चला गया, क्या आपको लगता है कि सरकार की जो नीतियां थी उस समय की, क्या जो प्राइवेट सेक्टर की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उसको बढ़ाने के लिए इस बीएसएनएल को या सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को जानबूझकर उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने कुछ नीतियां ऐसी बनाई, इनके डिसीजंस में देरी किए, जिसकी वजह से बीएसएनएल का आज ये हाल है कि 4G तक लॉन्च नहीं हुआ। पूरी दुनिया 5G लॉन्च कर रही है और बीएसएनएल अभी तक 4G लॉन्च नहीं कर पाया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीएसएनएल मार्केट पेस की तरफ, मार्केट पेस से आगे नहीं बढ़ाया गया और इसमें पूरी तरह नीतियां ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि पीएसयू होने के नाते हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने पेरेंट मिनिस्ट्री को, हम अपने गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। जो 4G लॉन्च करने के लिए जो हमें नेटवर्क स्पेक्ट्रम चाहिए थे समय के साथ, वो नहीं मिले। और जो सरकारी नीति रही खासतौर से पिछले सरकारों की, उसने बीएसएनएल को इस हालत में पहुंचा दिया कि बीएसएनएल एक सुदृढ़ कंपनी जो किसी समय में हुआ करती थी। और जैसा आपने अभी सही बताया कि हमें भी याद है कि जब कंट्रोल करना पड़ता था भीड़ को, तो कई समय पे मैंने देखा है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी आना पड़ता था जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बीएसएनएल को चाहिए था सर्विसेज को समय पे लॉन्च करने के लिए, वो नहीं दिया गया। और जिसका कारण है कि धीरे 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 बीएसएनएल पिछड़ता चला गया। और आज की डेट में बिना वायरलेस डेटा नेटवर्क के कोई भी टेलीकॉम सेक्टर सर्वाइव नहीं कर सकता है। और बीएसएनएल के साथ एक दुख भरी कहानी यही रही कि इसको वायरलेस नेटवर्क जो था उसको समय के साथ इसका साथ नहीं मिला कि कुछ नीतियों में, जिसकी वजह से हम अब अगर हम 4G की बात करें तो 4G पिछले लगभग 6 सालों से भी भारत देश में लोगों के बीच में है, लेकिन हम आज भी 4G लॉन्च करने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पिछले सरकारों की नीतियां थी वो बीएसएनएल को इस जगह पे पहुंचाने में काम किया है। परंतु हमें अब एक बड़ी उम्मीद है कि जैसे अभी जुलाई महीने में भारत सरकार ने 1,64,64,000 करोड़ का पैकेज दिया और एक फोकस वे में कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत के लिए टेलीकॉम सेक्टर में एक अपना सुदृढ़ ढांचा लॉन्च करेंगे अपने ही देश में बना हुआ। उसमें बीएसएनएल सहभागी हो रहा। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि भारत सरकार बीएसएनएल मिलकर वो सुविधा दे पाएगी जो पब्लिक दोबारा बीएसएनएल की तरफ लौट के आए। क्योंकि बीएसएनएल का जो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था पब्लिक केस में कि वो एक बिलिंग पैटर्न में बहुत ही पारदर्शी था और एक व्यवस्थित था। उसकी वो कमी पूरी करेगा। जैसे ही वो सर्विसेज लॉन्च करेगा तो कस्टमर का दोबारा विश्वास बीएसएनएल की तरफ लौटेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कंज्यूमर का पूरा विश्वास है, लेकिन शायद उस जो बीएसएनएल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी और सरकार की जो पॉलिसी है वो शायद बीएसएनएल को आगे बढ़ाना नहीं चाह रही थी। इसकी वजह से ये विश्वास नहीं कि यूं कहे जो उपभोक्ता थे उनको मजबूरी में बीएसएनएल से पीछे आना पड़ा और प्राइवेट सेक्टर की तरफ जो है जाना पड़ा इस टेलीकॉम सेवा के लिए। हमारे साथ वानिया आर्या जी हैं, इंजीनियर हैं पेशे से, तकनीकी विशेषज्ञ हैं। वानिया जी, हम लोग सुबह से लेकर के अभी तक जो है लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस 5G नेटवर्क यानी जो 5th जनरेशन की जो इंटरनेट सेवा है उसके आने से क्या क्या फायदे होंगे। स्पीड बढ़ेगा और स्पीड बढ़ेगा तो सारी चीज़ें हमें आसानी से हो जाएंगी। जो बफरिंग है, बफरिंग से निजात मिल जाएगी लोगों को। लेकिन एक चीज़ जो है जो मैं चाहता हूं डिस्कस करना आपसे कि इसकी कीमत जो है कौन चुकाएगा और इसके खतरे क्या क्या हैं। क्योंकि स्पीड कभी भी जो है हमेशा अच्छा नहीं है, स्पीड के खतरे भी होते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से कोई गाड़ी चलाते हैं तो मंजिल पर जल्दी तो पहुंचते हैं, लेकिन मंजिल पर पहुंचने के खतरे भी होते हैं और उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ती है। तो ये जो खतरे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि इसके खतरे क्या क्या हैं स्पीड के बढ़ने से और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। जो यूजर है, जो 5G यूजर है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए यूज करते वक्त। देना चाहूंगी डिजिटल इंडिया को और मोदी जी को फॉर लॉन्चिंग दिस प्रोजेक्ट। अभी अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के खतरे की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें ये हो सकता है कि बैटरी जो है यूजर की, एंड यूजर की बैटरी जो है थोड़ा सा जल्दी ड्रेन हो सकती है एंड यूजर की बैटरी।
सेकेंड थिंग, जो इसकी अपलोड स्पीड है और जो इसकी डाउनलोड स्पीड है, डाउनलोड स्पीड जो है वो फास्टर है इन कंपैरिजन टू दी अपलोड स्पीड। अपलोड स्पीड जो है थर्ड थिंग इज कि आपके ओवरऑल इनकी जो रेडिएशंस हैं वो थोड़ी सी आई वुड से कुछ रिसर्चर्स ने प्रूव करा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इकोसिस्टम पर हार्म हो सकता है जिन भी एरियाज में जहां पर इनके टावर इंस्टॉलेशंस हैं। Fifth thing is fourth thing is it is like may invite some of the encryption and cyber security attacks. Third, it might last but not the least, might weaken the battery of your cellular phone, क्योंकि उसका बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नो मेजर डिसएडवांटेजेस, रादर कि एक बहुत ज्यादा बूम है ये इंडस्ट्री के लिए, खाली सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए नहीं बट हर इंडस्ट्री को इसने टच करा, चाहे वो हेल्थ केयर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, आईटी हो, आपके एजुकेशन हो, ऑनलाइन एजुकेशन हो। अभी आपने कोविड टाइम्स में देखा कि हम लोग सब लैपटॉप पर डिपेंडेंट है, मोबाइल फोन्स पर डिपेंडेंट है। आपके जैसे अभी मुकेश जी ने भी बोला कि डेटा स्ट्रीमिंग और जो डेटा बफरिंग है उसमें हमें कितनी देर वेट करना पड़ता है। जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं हम लोग एक फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं जब भी हमारा डेटा जो है जल्दी से डाउनलोड नहीं होता है, डेटा ट्रांसफर नहीं होता है। तो मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहती हूँ यहाँ पर कि एक चीज जो पहले आपके 30 मिनट्स में डाउनलोड हो रही है, अगर वो चीज अब आपकी 3 मिनट्स में डाउनलोड हो रही है तो आपके 27 मिनट्स क्लियर कट सेव हो रहे हैं। तो वो 27 मिनट्स में आप अपनी जो है किसी भी प्रोडक्टिव वर्क में लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, हर एरियाज में इसका रीच बढ़ रहा है, मेट्रोज ही नहीं और ऑल ओवर इंडिया। एक चीज लेकिन वानिया जी और वसी अहमद दोनों अपने पैनलिस्ट से मैं एक सवाल पूछूंगा जो मैं खुद जानना चाहता हूं कि क्या डेटा चोरी का खतरा बढ़ेगा? क्या आपके मोबाइल से, जैसे आपने हैकर की बात करी, तो हैकर जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या इससे हैकर को भी सुविधा होगी हैक करने में और डेटा चोरी के मामले बढ़ेंगे? और एक चीज में और जानना चाहूँ, क्या आपकी निजता में, जो कहते हैं कि निजता के लिए कानूनी में, निजता में ज्यादा हनन होगा? क्या हैकर्स के लिए अब ज्यादा आसान होगा आपकी निजी जिंदगी में झांकना आपके मोबाइल के जरिए या दूसरे वैसे टेक्नोलॉजी जो कि इस मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं? ये डिपेंड करता है कि एनक्रिप्शन कितनी स्ट्रांगली एनेबल्ड है आपके 5G यूजर्स में, ताकि कम से कम साइबर अटैक्स हो, कम से कम सिक्योरिटी अटैक्स हो। जो हैकिंग, फिशिंग आज की डेट में बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कि वो 4G नेटवर्क के साथ नहीं है, लेकिन अगर आपकी एनक्रिप्शन बहुत स्ट्रांगली एनेबल्ड है तो इतना ज्यादा साइबर सिक्योरिटी अटैक्स नहीं होंगे। बट देयर आर चांसेस कि थोड़ा सा 5G नेटवर्क के साथ ये चीजें इंक्रीज हो सकती हैं, क्योंकि यूसेज भी आपका हर चीज का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डेटा ट्रांसफर, डेटा स्ट्रीमिंग, डेटा डाउनलोडिंग, हर चीज ही जो है एक बहुत ही फास्टर पेस पे इंक्रीज करेगी, क्योंकि हर चीज जो है अब आपको बहुत ही एफिशिएंसी, जो एक अमेजिंग यूजर एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली अगर आपका डेटा जल्दी डाउनलोड हो रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा डेटा स्ट्रीम भी करेंगे, उतना बफर भी करेंगे, उतना व्यू भी करेंगे, उतना डाउनलोड भी करेंगे, उतना उसकी ट्रांसफरिंग भी होगी। तो यूसेज, जब कोई भी चीज की जब यूसेज बढ़ती है तो डेफिनेटली उनके और एरियाज पे भी इम्पैक्ट आता है। बट कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है अपने साथ रोल आउट जब भी होती है तो उसके साथ उसके प्रॉस भी होते हैं और उसके साथ उसके कॉन्स भी होते हैं। तो इसमें जो है प्रॉस बहुत ज्यादा है और कॉन्स बहुत कम है। बिल्कुल, मैं वसी अहमद साहब से भी इसी पे राय लेना चाहूंगा, लेकिन एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। वसी साहब, जैसे BSNL है, तो BSNL चूंकि सरकार का नियंत्रण है इसमें, तो आप अगर कुछ करते हैं, अगर अनइथिकल कुछ भी आप करते हैं अपनी मोबाइल कंपनी के साथ या आपके जो ऑपरेटर हैं, तो उस पर एक लगाम लगाई जा सकती है, क्योंकि वो सरकार के नियंत्रण में है और सब चीज ट्रांसपेरेंट हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनके भीतर में, उनके मैनेजमेंट में घुसना या उनकी ट्रांसपेरेंसी जो है, जो सरकारी कंपनियां हैं उसके मुकाबले में उसकी ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं होती है, इसलिए भी BSNL का इसमें आना जरूरी है और उस पर डिपेंडेंसी अगर इस तरीके के हो, जो सरकार की कंपनियां हो, BSNL हो, MTNL हो या दूसरे जो सरकार की सर्विस जो सरकार देती है, उसका आना इसलिए भी जरूरी है। देखिए, किसी के प्राइवेट किसी भी कंपनी, जो भी ऑपरेटर्स हमारे हैं, एयरटेल है, जियो है या वोडाफोन है, किसी के मैनेजमेंट पे कमेंट करना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। लेकिन डेफिनेटली, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि भारत देश के नागरिकों के हित में और देश के हित में भी है कि BSNL रहे। अगर हम सिर्फ प्राइस कंट्रोल की ही बात नहीं है, अगर हम डेटा सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, जैसा भी आपने साइबर अटैक की बात की, डेफिनेटली साइबर अटैक आज भी हो रहे हैं और आने वाले समय भी होंगे। इशू अभी इसमें सिर्फ ये हो गया कि 5G के बाद डेटा जो है काफी बड़े बल्क डेटा बहुत कम समय में
ट्रांसफर हो जाएंगे, यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। इस वजह से ये साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा खतरा बढ़ गया है ज्यादा, लेकिन साइबर सिक्योरिटी अभी भी है, इसको प्रॉपर सिक्योरिटी कवर के साथ कंट्रोल किया जा सकता है। मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि चूंकि बीएसएनएल का इसलिए आना जरूरी है कि एक तो सरकारी कंपनी है, प्राइस मैकेनिज्म को एक बैलेंसिंग आउट करने के लिए कस्टमर के फेवर में रहना जरूरी होगा। और जो एक ये अभी हमारी सरकार, जो माननीय प्रधानमंत्री और हमारे मंत्री जी ने जो एक बीड़ा उठाया है कि हम एक जो पहले एक, अगर आप याद करें 4-5 साल पहले, तो एक मोबाइल फोन भी इस देश में नहीं बन पाता था। बिल्कुल। और आज हम इस चीज की बात करें कि हम पूरा 4G और पूरा 5G का नेटवर्क बना रहे हैं, और उस 5G और 4G के नेटवर्क से देश चले आगे। तो समय की मांग यह है कि जो भी चीजें 4G बीएसएनएल को 4G आत्मनिर्भर भारत के तहत देने की बात सरकार कह रही है, उसमें जो भी चाहे टीसीएस है या जो भी हमारे सी.डॉट है, तेजस है, जो भी उसमें दुविधा आ रही है, जो भी लिमिटेशन आ रही है, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो ये चीज पिछले साल नवंबर 2021 से चल रही है। बिल्कुल, इसलिए उसमें स्पीड लाया जाए और जल्द से जल्द उसको क्रियान्वयन कर करके रोल आउट किया जाए। वंस 4G विल बी रोल आउट, उनका जो कोर है दैट कोर विल सपोर्ट 5G ऑल्सो, तो नए रैन के साथ हम 5G पे जल्द से जल्द माइग्रेट कर सकते हैं। तो एक देश की इकोनॉमी में भी सपोर्ट करेगा और एक आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो सपना भी मजबूत होगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल अपने दोनों पैनलिस्ट से, एक जो चीज इस 5G नेटवर्क में कहा जा रहा है, हालांकि 5G नहीं, ये 4G के लिए भी कहा जा रहा था, 2G के लिए, पूरे मोबाइल नेटवर्क के लिए कहा जाता था कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो जितने भी मोबाइल के टावर बढ़ेंगे, रेडिएशन जितना बढ़ेगा, हमारे स्वास्थ्य पे इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा इसका। क्या आपको लगता है 5G के आने से ये जो है वे बढ़ेगा सही में? क्योंकि अभी तक कोई रिसर्च जो है इस तरीके का आया नहीं है हमारे सामने कि सही में इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि हमारे आपके सभी के पॉकेट में एक मोबाइल तो होता ही है, कोई 2-2 रखते हैं, कोई 3-3 रखते हैं। आप एक घर में जाके देखें तो 4-4, 5-5 मोबाइल जो है आपके घर में होता है और सभी नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो इस पे क्या, हेल्थ पे क्या असर पड़ता है और इसका कोई रोकने के लिए या इससे सुरक्षा के लिए क्या कोई उपाय है इसका, या किया जा सकता है टेलीकॉम में? वसी साहब। देखिए अभी तक कोई भी जी वसी साहब। वान्या जी आप बोलो। गो अहेड जी वानिया जी, आप ही बोलिए, क्योंकि दोनों करते रहेंगे तो टाइम निकल जाएगा। वानिया जी प्लीज। ओके, तो इस पर जो भी आपके टावर्स इंस्टॉलेशन है, अभी तक ऐसा कुछ कॉन्क्रीट रिसर्च नहीं है जहां पर जो एक रेडिएशन है मैनकाइंड के लिए फेटल है या हेल्थ के लिए है। ये हो सकता है कि जो टावर्स हैं वो आप थोड़े से रिमोट एरियाज में लगाएं जहां पर मैनकाइंड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। और जब भी आप रात को सो रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा अपने से दूर रख के सोएं, क्योंकि कहीं ना कहीं रेडिएशन जो है हमारे ब्रेन पर इम्पैक्ट करती हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच कोई कॉन्क्रीट रिसर्च नहीं है। जहां पर एक मेजर ड्रॉबैक अगर हम देखें, सिर्फ एक एयरपोर्ट ऑपरेशंस में थोड़ा सा इनके रेस से इंटरफेरेंस हो सकती है और ये बहुत जल्दी जो है ऑब्जेक्ट से ये जो कनेक्टिविटी है ये डिस्टॉर्ट हो जाती है। सिर्फ ये 2 डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे हायर बिल्डिंग्स को भी ये एक ऑब्स्ट्रक्शन मानती हैं जो भी ये आपकी 5G की रेडिएशंस होती हैं। अदरवाइज एज सच कोई कॉन्क्रीट अभी तक कोई रिसर्चेस नहीं है जहां पर ये 5G रेडिएशंस जो है मैनकाइंड के लिए फैटल प्रूफ हो सकती है। बिल्कुल। वसी साहब, क्या लगता है कि अब होना चाहिए स्टडी, इस पे भी रिसर्च आना चाहिए, लोगों को इसके भीतर घुसना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई इस स्पेक्ट्रम का, इस टेक्नोलॉजी का स्वास्थ्य पे कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? देखिए अभी तक साइंटिफिक, जैसे वान्या जी ने सही बताया कि अभी तक इस मामले को लेकर कई सारी लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, कई सारी संस्थाओं ने सवाल उठाए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी साइंटिफिक रिसर्च इसको प्रूव नहीं कर पाई है कि इसका ह्यूमन काइंड पे क्या आफ्टर इफेक्ट होगा। इसलिए एक निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आज की परिस्थिति में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से कोई इस तरह का बहुत व्यापक प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। अब जिस तरह से मोबाइल सभी के हाथों में और सबके पॉकेट्स में है, तो ये भी एक तरह का छोटा टावर है जो आपके साथ सुबह से शाम तक, अगर आप माने तो 20 से 22 घंटे तक रहता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी है, इसको हम अडॉप्ट करें। इसके आने वाले समय में डेफिनेटली एक चीज देखने की जरूरत है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पीड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उस बैंडविड्थ पे उसको ह्यूमन काइंड के लाइफ पे क्या असर पड़ता है एक देखने की जरूरत है।
और उसमें उम्मीद है कि जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, जो बिल्कुल देखने की जरूरत है। और देख रहे हैं। अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, हम अपने मोबाइल को अपने पॉकेट से निकाल करके दूर नहीं रख सकते, और ऐसा अब नहीं हो सकता है कि बिना मोबाइल के भी लाइफ जीने की कोशिश करें। बहुत लोग करते हैं ऐसा, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में शायद मोबाइल से दूर रहना जो है इतना आसान नहीं होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए वसी साहब आपका और वानिया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़िए और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां और सूचनाएं हमारे साथ साझा की। हमारे जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि शायद उनको एक अच्छी और अलग तरीके की जानकारी इसमें मिली होगी। लेकिन 5G स्पेक्ट्रम के आने से, 5G इंटरनेट सर्विस के आने से स्पीड तो बढ़ा है, लेकिन इस स्पीड के अपने खतरे भी हैं, क्योंकि अगर आप तेजी से कहीं पहुंचते हैं तो फिर वहां पहुंचने की आपको कीमत भी देनी पड़ती है और उसके रिस्क भी आपको उठाने पड़ते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।